नमस्ते। वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं सत्यजीत रे के बारे में। हाँ, सत्यजीत रे एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा का पर्याय है। बिल्कुल। और सिर्फ सिनेमा नहीं, जैसा आपने कहा, वो एक पूरी संस्था थे। लेखक, चित्रकार, संगीतकार, क्या नहीं थे वो। सही कहा, एक असल रेनेसा मैन। आज हम कोशिश करेंगे उनकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने की, समझने की कि उनका काम इतना खास क्यों है। हाँ, और कैसे उन्होंने भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई। तो शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल आरंभ से, उनके बचपन और परिवार से। हाँ, 2 मई 1921, कलकत्ता। और परिवार वो कोई आम परिवार नहीं था। कला और साहित्य उनके घर में ही था एक तरह से। उनके दादाजी उपेंद्र किशोर राय चौधरी, वो तो बंगाल में बच्चों के साहित्य के पायोनियर माने जाते हैं ना। बिल्कुल, लेखक, चित्रकार, दार्शनिक, प्रकाशक, प्रिंटर भी। उन्होंने भारत में हाफ टोन प्रिंटिंग की शुरुआत की थी और संदेश पत्रिका, वो आज भी याद की जाती है। और पिता सुकुमार रे, आबोल ताबोल हयो बरोलो, ये तो बंगाली घरों में क्लासिक है। नॉनसेंस राइम के बादशाह। हाँ, गजब के चित्रकार और आलोचक भी थे। दुख की बात है कि रे जब सिर्फ 2 साल के थे तब उनका निधन हो गया। तो बचपन माँ के साथ सुप्रभारे ननिहाल में बीता, लेकिन वो माहौल तो रहा होगा। दादाजी की प्रेस, संदेश पत्रिका का। हाँ, वो असर तो था। उन्हें बचपन से ही प्रिंटिंग मशीनें, ये सब चीजें आकर्षित करती थीं। और माँ ने आर्थिक तंगी के बावजूद उनकी पढ़ाई और कला की तरफ जो उनका झुकाव था, उसका पूरा ध्यान रखा। और रे परिवार ब्राह्मो समाज से भी जुड़ा था। इसका क्या असर रहा होगा? हाँ, वो एक सुधारवादी हिंदू आंदोलन था, तो उससे मानवतावाद, वैज्ञानिक सोच और अलग-अलग संस्कृतियों को साथ लेकर चलने का जो विचार है, वो रे की सोच में आया। और ये चीजें बाद में उनकी फिल्मों में साफ झलकती हैं। स्कूलिंग बैलीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से इकोनॉमिक्स। लेकिन दिल कहीं और था शायद। सिनेमा, संगीत, बिल्कुल। हॉलीवुड फिल्में, खासकर चैपलिन, कीटन, लॉयड, लुबिच और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, इसमें उनकी गहरी रुचि बचपन से ही थी। अच्छा, कॉलेज के बाद उन्होंने कुछ अलग किया, शांति निकेतन चले गए। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था शायद परिवार के लिए। हाँ, 1940 में माँ के कहने पर। शुरू में तो वो कलकत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, पर टैगोर के प्रति सम्मान था, माँ का आग्रह था, तो मान गए। और ये फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। कैसे? वहाँ क्या खास था? कला भवन में नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी ऐसे गुरु मिले। उनसे भारतीय कला की बारीकियां सीखीं। शांति निकेतन का पूरा माहौल ही ऐसा था जिसने उन्हें पूर्वी और पश्चिमी कला दोनों को समझने में मदद की, प्रकृति को देखना सिखाया। अजंता एलोरा के यात्राओं का भी जिक्र आता है। हाँ, उनसे भारतीय कला के प्रति उनका सम्मान और गहरा हुआ। वो बाद में कहते भी थे कि शांति निकेतन ने उन्हें असल में देखना सिखाया। एक फिल्म मेकर के लिए ये कितनी बड़ी बात है। फिर वहां से लौटकर विज्ञापन एजेंसी डीजे कीमर में नौकरी, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर। हाँ, और वहां भी उन्होंने ग्राफिक डिजाइन और कमर्शियल आर्ट में महारत हासिल की। ब्रिटिश और भारतीय स्टाफ के बीच जो तनाव होता था वो भी महसूस किया। और इसी दौरान सिग्नेट प्रेस के लिए बुक कवर डिजाइन करना शुरू किया। यहीं पर पाथेर पंचाली से पहला संपर्क हुआ है ना, एक किताब के तौर पर। बिल्कुल सही। सिग्नेट प्रेस में उन्हें पूरी आर्टिस्टिक फ्रीडम मिली। जिमनानंद दास की बोनोलता सेन, जिम कॉबेट की मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन सब के कवर बनाए। और हाँ, विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के उपन्यास पाथेर पंचाली का जो बच्चों का संस्करण था, आमांतीर भेपू, द मैंगो सीड विसल, हाँ, उसके लिए चित्र बनाए और कवर डिजाइन किया। और वो करते करते वो कहानी उनके अंदर रच बस गई। कहते हैं उनके बनाए कई चित्र बाद में फिल्म के शॉट्स बने, फ्रेम दर फ्रेम। कमाल है। फिर कैलकाटा फिल्म सोसाइटी की स्थापना भी हुई। हाँ, 1947 में चिदानंद दासगुप्ता और बाकी लोगों के साथ मिलकर। इससे उन्हें वर्ल्ड सिनेमा देखने और समझने का मौका मिला। इटालियन न्यूरियलिज्म, फ्रेंच पोएटिक रियलिज्म, इन सब से परिचय हुआ। और 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें भी हुई इसी दौर में। हाँ, एक तो 1949 में फ्रेंच निर्देशक जॉन रेनवा कोलकाता आए अपनी फिल्म द रिवर शूट करने। रे ने लोकेशन ढूंढने में उनकी मदद की। अच्छा। और उन्हें अपने मन की बात बताई कि वो पाथेर पंचाली बनाना चाहते हैं। रेनवा ने उन्हें बहुत एनकरेज किया। ये बहुत बड़ा बूस्ट था उनके लिए। और दूसरी बड़ी घटना, वो लंदन वाली यात्रा। हाँ, 1950 में डीजे कीमर ने उन्हें 6 महीने के लिए लंदन भेजा। और वहां उन्होंने कहते हैं 99 फिल्में देखी। 99 फिल्में? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा असर डाला विटोरियो डी सिका की इटालियन न्यूरियलिस्ट फिल्म बाइसिकल थीव्स ने।
रे ने बाद में कहा कि वो थिएटर से बाहर निकले तो फिल्म मेकर बनने का पक्का इरादा कर चुके थे। नियो रियलिज्म मतलब असल लोकेशन, गैर पेशेवर कलाकार, आम जिंदगी। बिल्कुल वही रास्ता उन्हें सही लगा अपनी कहानी कहने के लिए। और फिर शुरू हुआ पाथेर पांचाली बनाने का वो लंबा संघर्ष। ना अनुभव ना पैसा, ये तो जुनूनी था। पूरी तरह से अपनी पत्नी बिजोया रे, उनके गहने गिरवी रखे, अपने जीवन बीमा पॉलिसी सब दांव पर लगा दिया। 1952 के अंत में शूटिंग शुरू की, लेकिन पैसे खत्म हो जाते थे तो काम रुक जाता था। 2.5 साल लग गए ऐसे। टीम भी ज्यादातर नहीं थी। हाँ, सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा, आर्ट डायरेक्टर बंसी चंद्र गुप्ता, ये सब नए थे उस वक्त, जो बाद में बहुत बड़े नाम बने। एक्टर्स भी ज्यादातर शौकिया। वो बूढ़ी चाची इंदिर ठाकुर का रोल करने वाली चुनी बाला देवी, वो 80 साल की थिएटर एक्ट्रेस थी। फंडिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल सरकार से मदद मिली, लेकिन रे ने अपनी शर्तों पर ली। हाँ, सरकार ने कहा स्क्रिप्ट बदलो, हम निगरानी रखेंगे, एंडिंग थोड़ी खुशनुमा कर दो। रे ने साफ मना कर दिया, अपनी क्रिएटिव फ्रीडम से कोई समझौता नहीं। तो फिर पैसे मिले कैसे? उन्होंने कुछ अधूरा फुटेज उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉक्टर BC रॉय को दिखाया। कहते हैं वो काफी प्रभावित हुए। फिर न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा और डायरेक्टर जॉन हस्टन ने भी तारीफ की। उसे भी थोड़ी मदद मिली लोन मिलने में। आखिरकार 1955 में फिल्म रिलीज हुई और फिर 1956 में कान फिल्म फेस्टिवल, उसने सब बदल दिया। हाँ, हालांकि कलकत्ता में शुरू में कुछ क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई, थोड़ी धीमी लगी, लेकिन कान में जब उसे बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट का अवार्ड मिला तो वो इंटरनेशनल सेंसेशन बन गई। एक मास्टरपीस माना गया उसे। हालांकि कुछ आलोचना भी हुई थी शुरू में, फ्रांसवा त्रुफो जैसे लोगों ने। हाँ, त्रुफो ने पहले मजाक उड़ाया था कि किसानों को हाथ से खाते हुए कौन देखेगा, लेकिन बाद में वो खुद रे के बड़े प्रशंसक बन गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के बॉस्ली क्राउथर ने भी थोड़ी ढीली संरचना की बात कही थी, पर फिल्म अमेरिका में 8 महीने तक चली। ये अपने आप में बड़ी बात थी। और इसके बाद अपूत्रई पूरी हुई, अपराजितो और अपूर संसार। हाँ, अपराजितो, द अनवैंक्विश्ड, 1956, जिसमें अपू के किशोर जीवन और उसकी मां के साथ उसके जटिल होते रिश्ते की कहानी है। इसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन मिला। इसने रे की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पक्की कर दी। कुछ लोग तो इसे पाथेर पांचाली से भी बेहतर मानते हैं, जैसे मृणाल सेन और ऋत्विक घटक। हाँ, और फिर अपूर संसार, द वर्ल्ड ऑफ अपू, 1959। इसमें रे ने अपने 2 पसंदीदा कलाकार सौमित्र चटर्जी और शर्मिला टैगोर को इंट्रोड्यूस किया। ये पूरी त्रयी मतलब सिनेमा के इतिहास की महानतम कृतियों में गिनी जाती है। उसकी भावनात्मक गहराई, वो विजुअल पोएट्री और भारतीय समाज का जैसा सूक्ष्म चित्रण है, कमाल है। बिल्कुल, और इतनी सफलता के बाद भी कहते हैं वो बहुत सादा जीवन जीते थे। हाँ, अपने परिवार के साथ दक्षिण कलकत्ता में किराए के मकान में ही रहे हमेशा। शोहरत उन पर हावी नहीं हुई, काम ही सब कुछ था। फिर आता है 1960s का दशक। ये उनके लिए काफी प्रोडक्टिव रहा, कई बेहतरीन फिल्में बनाई। हाँ, बहुत उर्वर दशक था ये। देवी आई, जिसमें समाज में अंधविश्वास के मुद्दे को उठाया। 3 कन्या टैगोर की कहानियों पर आधारित थीं। कांचनजंगा उनकी पहली ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और पहली रंगीन फिल्म थी, दार्जिलिंग में सेट। और फिर चारुलता, जिसे कई लोग और शायद रे खुद भी अपनी सबसे परफेक्ट फिल्म मानते हैं। हाँ, चारुलता, द लोनली वाइफ, यकीनन उनकी मास्टरपीस में से एक है। टैगोर की कहानी नष्ट नीड पर आधारित। 1880 के दशक का कलकत्ता, एक अकेली पढ़ी लिखी संवेदनशील पत्नी चारू, उसके मन की उथल-पुथल, उसका इंटेलेक्चुअल जागरण। माधवी मुखर्जी का अभिनय भी उसमें जबरदस्त था, कमाल का। और जिस तरह कैमरा चारू के नजरिए से दुनिया दिखाता है, वो सब्जेक्टिव कैमरा वर्क, पीरियड डिटेलिंग, सब कुछ बेहतरीन था। बर्लिन में बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर बेयर भी मिला इसके लिए। रे खुद मानते थे कि ये उनकी सबसे कम खामियों वाली फिल्म है। इसी दौर में महानगर, द बिग सिटी, 1963 भी आई थी। ये एक बिल्कुल समकालीन मुद्दे पर थी, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ का नौकरी करना। हाँ, और ये दिखाती है कि रे सिर्फ पीरियड फिल्में या ग्रामीणी जीवन तक ही सीमित नहीं थे। वो शहरी जीवन, बदलते समाज, महिलाओं के मुद्दे, इन सब को भी बहुत संवेदनशीलता और बिना किसी मेलोड्रामा के दिखा सकते थे। और इसी दशक में उन्होंने संदेश पत्रिका को फिर से शुरू किया और उसके लिए लिखना, चित्र बनाना, यहीं से फेलुदा और प्रोफेसर शोंकू आए। बिल्कुल, वो पत्रिका उनके दादाजी ने शुरू की थी। रे ने उसे एक नई जिंदगी दी।
और उसी के लिए उन्होंने फेलुदा की जासूसी कहानियां और प्रोफेसर शोंकू की साइंस फिक्शन कहानियां लिखनी शुरू की, और वो किरदार तो अमर हो गए। फिर 70 का दशक आया। यहाँ उनके काम में एक तरह का बदलाव दिखता है, थोड़ा ज्यादा डार्क, थोड़ा पॉलिटिकल। हाँ, वो दौर ही वैसा था। पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन, बेरोजगारी, सामाजिक अशांति, इन सब का असर उनकी फिल्मों पर पड़ा। उन्होंने कलकत्ता त्रयी बनाई। प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध और जनारण्य। हाँ, प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध कंपनी लिमिटेड और जनारण्य, द मिडलमैन। इन फिल्मों में शहरी जीवन का अकेलापन, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, ये सब ज्यादा खुलकर सामने आया। थोड़ी ज्यादा सख्त फिल्में थी ये। प्रतिद्वंदी में तो उन्होंने नेगेटिव इमेजरी, फ्रैक्चर्ड नैरेटिव जैसी एक्सपेरिमेंटल तकनीकें भी इस्तेमाल की। और यही वो दिलचस्प किस्सा भी है, उनका साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट द एलियन, जो कभी बन नहीं पाया। द एलियन, हाँ, ये बड़ा अफसोसनाक चैप्टर है। 1967 में उन्होंने अपनी ही एक बंगाली कहानी बांकू बाबूर का बंधु पर स्क्रिप्ट लिखी थी। अच्छा, अपनी ही कहानी पर? हाँ, और प्लान था कोलंबिया पिक्चर्स के साथ एक यूएस इंडिया को प्रोडक्शन का। मार्लिन ब्रांडो और पीटर सेलर्स जैसे एक्टर्स को कास्ट करने की भी बात चल रही थी। क्या बात है, फिर हुआ क्या? एक एजेंट थे, माइक विल्सन, उनके साथ स्क्रिप्ट के क्रेडिट और कॉपीराइट को लेके कुछ पंगा हो गया। हॉलीवुड का सिस्टम उन्हें रास नहीं आया और उन्हें प्रोजेक्ट छोड़ दिया। बड़ा नुकसान हुआ ये। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि स्पीलबर्ग की ईटी उनकी स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। हाँ, उन्होंने दावा किया था, हालांकि स्पीलबर्ग ने हमेशा इससे इनकार किया। पर ये मलाल रेकोरा। इसी दौरान उन्होंने सफल जासूसी फिल्में भी बनाई, सुनार कैला और जॉय बाबा फेलुनाथ। हाँ, फेलुदा वाली, वो तो बच्चों और बड़ों सब में कल्ट फेवरेट बन गई। हाँ, बहुत मजेदार फिल्में थीं। और फिर आई शतरंज के खिलाड़ी 1977, उनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले का अवध, लखनऊ। दो नवाब जो शतरंज में डूबे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि अंग्रेज हुकूमत पे कब्जा कर रहे हैं। बड़ी स्टार कास्ट थी इसमें। संजीव कुमार, सैयद जाफरी, अमजद खान, शबाना आजमी, रिचर्ड एटनबरो भी थे। हाँ, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर एक बहुत ही सटल व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। बड़े कैनवस की फिल्म थी। गुप्पी गाइन बागा बाइन का सीक्वल हीरक राजा देशे 1980 भी इसी दौर की है। इसे तो इमरजेंसी पर एक सटायर माना जाता है। बिल्कुल, एक फैंटेसी फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल मैसेज था एक तानाशाह राजा के खिलाफ, वो बहुत साफ था और उस समय के हिसाब से बहुत साहसी फिल्म थी। फिर 80 के दशक में उनकी सेहत थोड़ी गिरने लगी। घरे बायरे बनाते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया। हाँ, 1983 में इसने उनके काम करने की रफ्तार और तरीके को काफी सीमित कर दिया। वो ज्यादातर इंडोर शूटिंग ही कर पाते थे। घरे बायरे, होम एंड द वर्ल्ड 1984 भी टैगोर के उपन्यास पर थी। इसे पूरा करने में उनके बेटे संदीप रे ने मदद की। हाँ, ये राष्ट्रवाद के खतरों और निजी रिश्तों की जटिलताओं पर एक बहुत गहरी और थोड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म भी थी। इसमें रे की फिल्मों का पहला किस सीन भी था। अच्छा, उनकी आखिरी 3 फिल्में फिर इसी दौर की हैं, गणेशत्रु, शाखा प्रशाखा और आगंतुक। गणशत्रु तो असल में हार्ट अटैक के बाद पहली थी, जो काफी हद तक एक कमरे में शूट हुई। फिर शाखा प्रशाखा, ब्रांचेस ऑफ द ट्री 1990, जो एक बूढ़े पिता और उसके बेटों के बीच ईमानदारी और भ्रष्टाचार के टकराव की कहानी है। और आखिर में आगंतुक, द स्ट्रेंजर 1991। आगंतुक को तो एक तरह से उनका फाइनल स्टेटमेंट माना जाता है। हाँ, शारीरिक तकलीफों के बावजूद उन्होंने ये फिल्म बनाई। एक अजनबी मेहमान आता है और घर के लोगों की सभ्यता, आधुनिकता की धारणाओं पर सवाल खड़े कर देता है। ये उनकी जीवन भर के दार्शनिक चिंतन का निचोड़ जैसी लगती है। उनकी निजी आदतों के बारे में भी कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे वो भारी स्मोकर थे। हाँ, काफी ज्यादा स्मोक करते थे, हालांकि शराब नहीं पीते थे। काम उनके लिए सबसे जरूरी था। दिन में 12-12 घंटे काम करते थे। उन्हें पुरानी चीजें इकट्ठी करने का शौक था। पांडुलिपियां, रेयर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, पेंटिंग्स, किताबें, और वो नास्तिक थे। और फिर 1992 में निधन से कुछ ही हफ्ते पहले उन्हें अकेडमी मानद पुरस्कार यानी ऑनररी ऑस्कर मिला। हाँ, वो तब अस्पताल में बहुत बीमार थे। ऑड्री हेपबर्न ने वीडियो लिंक के जरिए उन्हें ये अवार्ड प्रेजेंट किया। रे ने अपने स्वीकृति भाषण में इसे अपने फिल्मी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा। और फिर 23 अप्रैल 1992 को 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। फिल्मों के अलावा उनका जो दूसरा बड़ा काम है वो है लेखन और डिजाइन। फेलुदा और प्रोफेसर शोंकू की तो बात ही अलग है। बंगाल में घर घर में पढ़े जाते हैं। बिल्कुल, फेलुदा की कहानियां उसका कजिन तोप्शे सुनाता है और प्रोफेसर शोंकू की कहानियां डायरी के रूप में मिलती हैं। ये कमाल के किरदार हैं।
इसके अलावा उन्होंने अतुकांत कविताएं लिखी, मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से लिखे, बहुत सी लघु कथाएं। उनकी आत्मकथा जाखन छोटो छिलम, चाइल्डहुड डेज और माई ईयर्स विद अपू भी काफी अहम है। और उन्होंने सिनेमा पर भी काफी लिखा। हाँ, उनकी किताब आर फिल्म्स देयर फिल्म्स और विषय चलचित्र यानी फिल्म आलोचना की जरूरी किताबें मानी जाती हैं। उनका नजरिया साफ दिखता है इनमें। और डिजाइन, ये भी उनका एक बहुत बड़ा पैशन था। टाइप फेस, बुक कवर, पोस्टर। हाँ, वो एक असाधारण ग्राफिक डिजाइनर थे। उन्होंने रे रोमान और रे बिजार नाम से 2 रोमन टाइप फेस डिजाइन किए, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। अपनी सारी किताबों के कवर, अपनी सभी फिल्मों के पोस्टर और क्रेडिट टाइटल्स सब वो खुद डिजाइन करते थे। उनकी डिजाइन में खास स्टाइल दिखता है। हाँ, उसमें भारतीय लोक कला, खासकर बंगाली अल्पना और कैलीग्राफी का असर दिखता है। साथ ही यूरोपीय संगीत नोटेशन का भी प्रभाव नजर आता है। बहुत ही यूनिक और सुंदर स्टाइल था उनका। अब आते हैं उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल पर। उसे कैसे समझा जाए? संयम, यथार्थवाद, मानवतावाद, यही मुख्य बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। संयम उनकी कला का मूल मंत्र था। वो चीजों को दिखाते थे, बताते या समझाते नहीं थे। कैमरा हमेशा कहानी और किरदारों की भावनाओं को उभारने के लिए इस्तेमाल होता था, सिर्फ टेक्निक दिखाने के लिए नहीं। ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का था उनका। और हर चीज पर उनका कंट्रोल रहता था, स्क्रिप्ट से लेके एडिटिंग तक। पूरी तरह वो डिटेल्ड स्टोरी बोर्ड बनाते थे, हर शॉट पहले से प्लान करते थे। संगीत भी बाद में खुद ही कंपोज करने लगे थे। एडिटिंग में भी उनका पूरा दखल रहता था। किन निर्देशकों का उन पर सबसे ज्यादा असर था? जॉन रेनो का तो सबसे गहरा, फिर विटोरियो डी सिका और इटालियन न्यूरियोलिज्म। हॉलीवुड से जॉन फोर्ड, बिली वाइल्डर, अर्नस्ट लुबिच को पसंद करते थे। अपने समकालीन अकीरा कुरोसावा और इंगमार बर्गमन का बहुत सम्मान करते थे। फ्रांसवा ट्रूफो और गोदार से भी कुछ सीखा, हालांकि गोदार के बाद के काम के वो आलोचक बन गए थे। संगीत की बात आपने की, पहले रविशंकर जैसे दिग्गजों के साथ काम किया, फिर खुद कंपोज करने लगे। हाँ, पाथेर पांचाली और अपूत्रई का संगीत पंडित रविशंकर का था, जो क्लासिक है। लेकिन बाद में खासकर शहरी फिल्मों के लिए रे खुद संगीत बनाने लगे। उन्हें लगता था कि वो अपनी फिल्म की मूड और ज़रूरतों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उनके संगीत में वेस्टर्न क्लासिकल, खासकर मोजार्ट और बीथोवेन का प्रभाव साफ सुनाई देता है। एक्टर्स के साथ कैसे काम करते थे? उन्होंने बड़े सितारों के साथ भी काम किया और बिल्कुल नए लोगों के साथ भी। हाँ, संजीव कुमार, अमजद खान जैसे सितारों से लेकर अपराजितों के नए लड़के तक वो एक्टर की क्षमता पहचानते थे और उसी हिसाब से उन्हें गाइड करते थे। बच्चों से काम करवाने में तो उन्हें महारत हासिल थी। अपू, दुर्गा, फेलूदा फिल्मों के बच्चे, वो नेचुरल एक्टिंग पर जोर देते थे, लेकिन अगर कोई एक्टर मेहनत नहीं कर रहा या अक्षम है तो उसे बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके काम को दुनिया भर में सराहा गया, लेकिन जाहिर है कुछ आलोचनाएं भी हुई। उन पर भी बात करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो कुरोसावा ने कहा कि रे का सिनेमा न देखना दुनिया में सूरज या चांद देखे बिना रहने जैसा है। स्कॉर्सेजी, कोपोला, क्रिस्टोफर नोलन, वेस एंडरसन, कितने ही बड़े डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी प्रेरणा माना है। उन्हें लिटरेचर में चेखव से, सिनेमा में रेनोआ और डीसिका से, संगीत में मोजार्ट से कंपेयर किया गया। उनके काम को गहरा, मानवीय और सार्वभौमिक माना गया। और दूसरी तरफ कुछ पश्चिमी आलोचकों को उनकी फिल्में बहुत धीमी लगती थीं। कहते थे मजेस्टिक क्रॉल, यानी राजसी घोंगे की चाल। उन पर यह भी आरोप लगा कि वो बहुत पारंपरिक हैं, गोदार जैसे अपने समकालीनों की तरह नए प्रयोग नहीं करते, मॉडर्निज्म से बचते हैं। और भारत में भी कुछ आलोचना हुई, नरगिस दत्त वाला मामला। हाँ, वो काफी चर्चित रहा। नरगिस दत्त ने संसद में कहा था कि रे भारत की गरीबी को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी पश्चिमी देशों को दिखाने के लिए बनाते हैं। ये पाथेर पांचाली और बाद में अश्नि संकेत, जो बंगाल के अकाल पर थी, के संदर्भ में कहा गया था। रे ने इसका बहुत कड़ा जवाब दिया था। वो समाजवादी या वामपंथी आलोचकों का क्या कहना था? उनका मानना था कि रे समाज के शोषित दलित वर्ग के प्रति उतने प्रतिबद्ध नहीं दिखते जितने होने चाहिए। उनकी सहानुभूति ज्यादातर मध्यम वर्ग के साथ रहती है। मृणाल सेन के साथ भी उनका इसी तरह का सार्वजनिक मतभेद चला था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? उनकी विरासत, उनकी लेगेसी क्या है आज? देखिए, आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन रे आज भी निर्विवाद रूप से दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से एक गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यही है कि उन्होंने दिखाया कि आप अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़कर भी ऐसा सिनेमा बना सकते हैं जो पूरी दुनिया को अपील करे, जो यूनिवर्सल हो। मतलब लोकल हो के भी ग्लोबल होना। बिल्कुल। उनका मानवतावादी दृष्टिकोण, इंसानी रिश्तों की उनकी बारीक समझ, कहानी कहने का वो सहज, सरल लेकिन गहरा तरीका, यह आज भी फिल्म मेकर्स को प्रेरणा देता है। वो भारत और दुनिया भर में बंगाली संस्कृति के एक प्रतीक बन गए।
जब उनका निधन हुआ तो कहते हैं कलकत्ता शहर थमसा गया था। उनका प्रभाव सिर्फ बंगाली सिनेमा पर ही नहीं, हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पर भी दिखता है। हाँ, अपर्णा सेन, ऋतुपर्णो घोष से लेकर श्याम बेनेगल, विशाल भारद्वाज तक, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉर्सेज़ी, कोपोला, नोलन, एंडरसन, टैरेंटिनो, सबने माना है कि रे का उन पर असर रहा है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट उनकी शैक्षिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है। उनकी फिल्में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अवार्ड्स की तो खैर गिनती ही नहीं। राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के, वेनिस, बर्लिन, कान, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। हाँ, 37 नेशनल अवार्ड्स, वेनिस में 2 बार गोल्डन लायन, एक मानद, बर्लिन में गोल्डन बेयर, अश्नि संकेत और कई सिल्वर बेयर्स, कान में सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट पाने वाले वो चार्ली चैपलिन के बाद दूसरे फिल्म वाले थे। और आखिर में वो अकेडमी मानद पुरस्कार। हाँ, 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हॉनररी ऑस्कर। ये सारे सम्मान उनकी कला की वैश्विक पहचान और सम्मान को दिखाते हैं। वाकई, उनकी पूरी यात्रा, उनका पूरा जीवन ये दिखाता है कि कैसे एक कलाकार अपनी जड़ों से जुड़कर बिना किसी शोर शराबे के पूरी दुनिया पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ सकता है। बिल्कुल, उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो जीवन का प्रतिबिंब है। बहुत ईमानदारी और कलात्मकता से पेश किया गया प्रतिबिंब। और ये सोचने वाली बात है कि आज के इस दौर में जहाँ चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, शायद सब कुछ थोड़ा सतही होता जा रहा है, वहाँ रे का वो धीरज, वो बारीकी से चीजों को देखने का नजरिया, वो मानवीय संवेदना, ये सब कितना ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है ना। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।